हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। ई श्रम कार्ड है क्या? ई श्रम कार्ड के आपको फायदे क्या मिलने वाले हैं? क्या आप ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? और हो तो कैसे आप अपना ई श्रम कार्ड घर बैठे बिना किसी सरकारी दफ्तर के धक्के खाए हुए लाइन में लगे हुए घर बैठे आसानी से 10 से 15 मिनट में जनरेट कर सकते हो। तो गाइस, ई श्रम कार्ड क्या है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारी जो सोसाइटी है वहां पे दो तरह के वर्किंग सेक्टर है। पहला सेक्टर जो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जिसे गवर्नमेंट जो वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी सारी चीजें ट्रैक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या आप जीएसटीआई लिंक्ड बिजनेस में हो, इसमें क्या होता है, जब भी आप इन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हो वहां पे एक यूएएन नंबर जनरेट होता है और गवर्नमेंट उस यूएएन नंबर के थ्रू आपके जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो सब चीज ट्रैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 प्राइवेट जॉब में काम करा है, 10 प्राइवेट कंपनीज में काम करा है, तो वो 10 कंपनीज की अलग अलग आईडी होंगी, उसका सारा डिटेल्स होगा और वो सारी आईडीज एक आपके जो यूएन आपको अलॉट हुआ है उसके अंडर होंगी। सेम गोज विद ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स होती हैं। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबरर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर, ये लोग जो फार्मर्स जो होते हैं ये सब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। गवर्नमेंट को इनकी एम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा नहीं है उनके पास, ना इनका क्योंकि इन लोगों ने कभी जॉब करी नहीं है, तो इन लोगों का यूएएन है नहीं और बहुत सारे वेंडर जीएसटीएन से भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट को तो डाटा ही नहीं पता इनका कि ये लोग करते भी क्या है और इनका इनका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है। और इंडिया में 90% जो हमारा वर्किंग जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। मतलब 90% तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि लोग कर भी क्या रहे हैं और इन्हें उन्हें पास्ट में करा क्या है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो 90% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ई श्रम। इसमें क्या करा है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट का डेटाबेस है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सारी डिटेल्स ऐड करेंगी, उनका यूएएन नंबर जनरेट करेंगे और उस सेक्टर को भी वो बेनिफिट्स जो उनको बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, इनकी ना जॉब स्टेबिलिटी होती है, ना इनके पास इंश्योरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। और जब गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कोई भी स्कीम लॉन्च करती है और ये सरकारी बाबू के दफ्तर के पास जाते हैं, यार हमें ये स्कीम चाहिए, हम इतने गरीब हैं, वो बोलते हैं यार ऊपर से नीचे तक खिलाओ तो अपना हिस्सा ले जाओ। ऊपर से नीचे में 70% 80% वो ऊपर से नीचे खा लेते हैं और गरीब के हाथ में क्या आता है, 10%। तो इस मिडल मैन को, इस करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि यार देखो, आप अपना जो ई श्रम कार्ड बनाओ, आप डेटाबेस में आपको रजिस्टर करो और आपको अगर कुछ ऐसी बेनिफिट्स लेनी होंगी सरकारी योजनाओं से तो आपको कहीं ऑफिस के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप आपका डेटा निकालेंगे, यूएएन के थ्रू, ई श्रम कार्ड के थ्रू अपना डेटा निकालेंगे। क्या आप एलिजिबिलिटी मीट करते हो या नहीं करते हो वो देखेंगे और सीधे पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बीच का करप्शन बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो गाइस, आप ये मान सकते हो जो ये ई श्रम कार्ड है वो है आपका आधार, आपके श्रम का आधार, आपके एम्प्लॉयमेंट का आधार, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तक नहीं था। अब जब भी आप इसको रजिस्टर करते हो तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारी जो ई श्रम कार्ड को बनाते वक्त आपका जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है वो सारा ऑथेंटिकेट होता है और उसके बाद गवर्नमेंट ट्रैक करती रहती है कि यार आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ तो हुआ कितना। फॉर एग्जांपल, सरकार ने एक योजना निकाली जिसमें अगर आपकी आयु 18 साल से 50 साल तक है और आपका अगर आप 15,000 से नीचे कमाते हो तो उस केस में सरकार आपको बेनिफिट देती है। अब जो 1 लाख कमाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी चले जाता है, वो जाता है सरकारी बाबू के पास, बोलता है यार तुम ले लो, तुम 70% ले लो, 20% दे दो, कुछ तो मिलेगा मुझे। तो वो जाके उसका बेनिफिट ले लेता है और गरीब को लात मार के ऑफिस से भगा देते हैं। उस केस में जो आदमी उसकी बेनिफिशियरी नहीं था, जो एलिजिबल ही नहीं था, वो सारा का सारा बेनिफिट लेकर चले जाता है। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ट्रैक करने वाली है। जैसे ही ई श्रम कार्ड देखेगी तो सारे उसके अकाउंट नंबर खंगाले जाएंगे, उसमें कितना ट्रांजेक्शन हुआ और उसके हिसाब से वो अकाउंट जो फॉल्स बेनिफिशियरी है उन्हें फ्लैग करेगी और उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए ई श्रम कार्ड देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं ई श्रम कार्ड के फायदे की। तो गाइस, सबसे बड़ा फायदा जिसको सब लोग जानना चाहते हैं वो है कि मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे, तो आएंगे कब? मैंने तो ई श्रम कार्ड रजिस्टर कर दिया। तो सबसे पहली बात, जो ये 1,000 रुपए आने वाली जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। जो ई श्रम कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटाबेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। पर ये जो 1,000 रुपए वाली फाइनेंशियल योजना है ना, ये सिर्फ यूपी, बिहार और तमिलनाडु की जो स्टेट लेवल की योजनाएं हैं उसके तहत जो लोग ई श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड हैं उनकी अगर एलिजिबिलिटी मीट होती है तो उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाने वाले हैं।
तो गाइस ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये स्टेट लेवल का ही ये योजना है और ये सिर्फ बिहार, यूपी, अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो या तमिलनाडु से हो और आप ई श्रम में रजिस्टर्ड हो और आप उस एलिजिबिलिटी को, इस योजना की एलिजिबिलिटी को मीट करते हो, तो ही आपके अकाउंट में 1,000 रुपए आने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फायदे की तरफ चले जाते हैं वो है एक्सीडेंटल एंड डेथ इंश्योरेंस। अब जो मजदूर है और जो छोटे मोटे बिजनेस में काम कर रहा है, मशीन चला रहा है, मशीनरी चला रहा है, उसका क्या इंश्योरेंस, उसकी क्या जॉब सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो सरकार उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी आ जाती है तो 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलने वाला है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट जो है पेंशन बेनिफिट। देखो, अगर आप इस ई श्रम कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड हो और आप अगर, क्योंकि देखो जो इस सेक्टर के लोग हैं, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वो पूरी जिंदगी काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है, और एक उम्र के बाद जब वो काम नहीं कर सकता है तो उसके पास तो पैसा होता नहीं, इतनी सेविंग होती नहीं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप इस श्रमिक कार्ड के अंदर आते हो, आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है, हम आपकी इंप्लॉयमेंट देखेंगे, पूरी खंगालेंगे कि यार आपने काम कितना करा है, और हम देखेंगे कि अगर आप वाकई ही आपकी अकाउंट में इतनी सेविंग्स नहीं है या आपको इतना पैसा आपने नहीं कमाया जिंदगी भर, तो 60 साल के बाद हम आपको मंथली 3,000 रुपए देने वाले हैं। ये सब चीजें तभी होंगी जब आप ई श्रमिक कार्ड से अंदर रजिस्टर हो गए, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं हैं वो जो लोकल, जो सरकारी बाबू से लोग करते थे, जो सरकार करती थी, द्वारा करती थी, वो सब बंद करने वाली है। अब हर चीज का आधार आपका ई श्रम कार्ड होने वाला है। तो जैसे ही आधार कार्ड के, आज के टाइम में आधार कार्ड की जो इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, वो आने वाले टाइम में ई श्रम कार्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। नेक्स्ट हमारा आता है स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो कि आप बिहार में रहते हो, आपकी उम्र 18 साल है, आपको नया नया धंधा शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, और आपने देखा कि बिहार में मछली पालन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, बायोफ्लॉक का सिस्टम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, पर उसकी कोई भी एक्सपर्टीज, ज्ञान आपके पास नहीं है। तो जब आप ई श्रम कार्ड रजिस्टर करते हो, उसके साथ आपको गवर्नमेंट एक एनसीएस पोर्टल का पासवर्ड और लॉगिन अकाउंट देती है, जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। वहां जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्किल गवर्नमेंट आपकी करवा रही है। तो अगर आप बिहार में रहते हो तो वहां पे आप देख पाओगे कि आपके आसपास कौन से इंस्टीट्यूशन में वो स्किल अवेलेबल है, और आप जाकर अपनी ई श्रम कार्ड देकर वहां पे वो चीज अवेल कर सकते हो। और इवन एम्प्लॉयमेंट की भी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट की भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। आगे आने वाली चीजों में सब में ई श्रम कार्ड ही यूज होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी कि क्या आप अपने एसेट्स का, क्या आप अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। आपकी उम्र 16 से 59, 16 साल से 59 साल तक है, तो आप ई श्रम कार्ड अपना बना सकते हो। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हो, तभी आप ई श्रम कार्ड अपना बना सकते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी यूएएन नंबर है, आप ऑलरेडी पीएफ ऑफिस या ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो, तो आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रैक हो रहे हो। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, आपका कोई भी पीएफ अकाउंट नहीं है, ईपीएफओ से आप लिंक्ड नहीं हो, तो ही आप, या कोई ऐसे बिजनेस हो जो जीएसटीएन से रजिस्टर्ड नहीं है, तो ही आप इस ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो वैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एलिजिबल हो तो कैसे आप अपने आप को ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हो और अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हो। आपको ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है, वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जैसे कैप्चा एंटर करूंगा, तो मैंने यहाँ पे कैप्चा एंटर करा है। कैप्चा एंटर करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है ईपीएफ के मेंबर हो या नहीं। मैं इसमें नो डालूंगा। देखो इस ईपीएफ के मेंबर में अगर आप ये यस डालो तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ईपीएफओ में ऑलरेडी मेंबर है, इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी यूएएन है। तो आपको इसमें नो डालना है। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको नो कर देना है और सेंड ओटीपी का बटन दबाना है। तो जो भी आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालना है, वो यहाँ पे मैं ओटीपी भर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में जो भी मेरे को कैप्चा दिखा रहा है, मैं उसे कैप्चा को एंटर करके सबमिट दबा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपना आधार नंबर, जो भी मेरा आधार नंबर है, मैं यहाँ पे डालूंगा। नीचे जो रेडियो बटन है उसमें मैं ओटीपी, ऑथेंटिकेशन का वे ओटीपी सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद नीचे जो भी कैप्चा है, करेक्ट कैप्चा, मैं उसे डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने करेक्ट कैप्चा डाल दिया। उसके बाद नीचे मैं टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर दूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, और सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी डाल दूंगा, और
एंटर कैप्चा, जो भी कैप्चा यहाँ पे मेंशन करा होगा वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे कैप्चा डाल दूंगा और उसके बाद वैलिडेट कर दूंगा। देखो वैलिडेट करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट पेज खुला है जहाँ पे 4 से 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स में क्लिक करूंगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला हमारे पास टैब खुल जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैं डालूंगा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इमरजेंसी नंबर अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखो मैं डाल रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में कोई भी डाल सकता हूँ, जो भी मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है मैं उसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की शादीशुदा हो या नई सिंगल हो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे। उसके बाद अपनी मदर्स का नाम, जो भी आपकी मदर है, रियल मदर है, उसका यहाँ पे नाम डालोगे। नेक्स्ट में फादर नेम, हस्बैंड नेम में से मैं सेलेक्ट करता हूँ फादर नेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और अपने फादर का नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और उसके बाद उनकी कैटेगरी, उनका ब्लड ग्रुप, जो मेरी कैटेगरी और मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे मैं भर दूंगा। उसके बाद डिसेबली एबल्ड में नो कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरा नॉमिनी डिटेल का। तो गाइज नॉमिनी डिटेल में सबसे पहले जो भी नॉमिनी मैं अपने अकाउंट का भरना चाहता हूँ इन केस ऑफ डिसेबिलिटी या डेथ के केस में, जिसको भी पैसा मिलने का हकदार होगा वो यहाँ पे उसका नाम डाल दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं उसका नाम डालूंगा उस नॉमिनी या हस्बैंड, फादर, मदर, सिस्टर जो भी है, उसके बाद जो भी आपका नॉमिनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर एग्जैक्टली और मैं बोलूँगा कि आप आधार लिंक्ड डेट ऑफ बर्थ ही ऐड करें, वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। उससे आपका प्रोसेस स्मूथ होने वाला है और कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है। तो गाइज उसके बाद मैं अपना जो भी नॉमिनी जिसको भी मैंने डाला है हस्बैंड, फादर, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल दूंगा। जेंडर मैं यहाँ पे डाल दूंगा और उसके बाद रिलेशनशिप आपका क्या है, हस्बैंड, वो यहाँ पे मैंने भर दिया है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, जो भी आपने नॉमिनी डाला है फादर, हस्बैंड, उसका एड्रेस वो कहाँ पे रह रहा है, और अगेन आप उसके आधार में जो एड्रेस मेंशन है वो प्रेफरेबली ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने नॉमिनी का आधार लिंक्ड एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो भी नॉमिनी का फ़ोन नंबर है, प्रिफरेबली आधार लिंक फ़ोन नंबर, जो भी नॉमिनी का फ़ोन नंबर है मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जो भी नॉमिनी का उससे, अगर आपके पास आधार लिंक फ़ोन नंबर नहीं है तो आप कोई भी फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, बट प्रेफरेबली आप आधार नंबर फ़ोन नंबर ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होने वाला है और प्रोसेस आपका स्मूथ होने वाला है। जैसे ही नंबर ऐड कर दिया मैंने, सेव एंड कंटिन्यू किया, मैं एड्रेस सेक्शन में आ गया। यहाँ पे मेरे को अपना रेजिडेंशियल डिटेल्स डालने की, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो अपना स्टेट, सबसे पहले आपका नेटिव स्टेट कौन सा है जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे मैंने उत्तराखंड डाल दिया। उसके बाद आप उसकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे रह रहे हो, तो मैं इसमें हरिद्वार डाल के एंटर कर दूंगा। उसके बाद स्पेसिफिक आईडी, इसे आप लीव भी कर सकते हैं और इसे कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन में आएंगे, हम करंट एड्रेस वाले ऑप्शन में हम जंप करेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा करंट एड्रेस, उसमें आप रूरल है या अर्बन है जो भी आपका है वो डाल देंगे, क्योंकि हरिद्वार अर्बन है तो वहां पे मैं अर्बन डाल दूंगा। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना हाउस नंबर और अपना लैंडमार्क डाल सकते हो। एड्रेस 2 में आप अपनी अगर आप विलेज में रह रहे हो, आसपास का एरिया जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो नेक्स्ट में उसके बाद मैं डालूंगा स्टेट, कौन से स्टेट में मैं रिसाइड करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना उत्तराखंड स्टेट डाल दूंगा। और उत्तराखंड स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका एरिया आता है, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है। और तहसील जो भी आपकी आती है, जैसे मेरी हरिद्वार आती है तो मैंने यहाँ पे तहसील हरिद्वार सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मेरी सिटी, जो भी सिटी में मैं रहता हूँ वो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो उसके बाद नीचे आके यहाँ पर अपना पिन कोड, जब जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का पिन कोड डाल दो। आपके आधार कार्ड में भी आपका पिन कोड मेंशन होगा, नहीं तो आप ऑनलाइन अपना पिन कोड निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। करंट लोकेशन में आप कितने साल से रह रहे हो वो डालना है और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भर देना है। तो परमानेंट एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन्ड है, आपको सेम एड्रेस अपना, क्योंकि आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस होता है, तो आपको सेम एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद सेम उसके नीचे स्टेट, जो भी परमानेंट एड्रेस आपका स्टेट है वो यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी इस पूरी फील्ड में जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है, आपको उठा के सेम इंफॉर्मेशन इस पेज में रख देनी है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक करना है और हम
इस पे क्लिक करने के बाद हमारे नेक्स्ट पेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चले जाएंगे। उसके बाद मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आने वाली है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हर कोई आते हैं, नॉन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और एजुकेटेड दोनों सेक्शन आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हो कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि आपने घर बैठे होम स्कूलिंग करी है, कुछ भी। अगर आपने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी मत डालो और आप उसकी मंथली इनकम स्लैब डाल दो। आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स की डिटेल डाल दो। ये मेजरली एनसीएस की जो वेबसाइट है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और जॉब देने में हेल्प करेगी, वहां पर ये सारे चीजें काम आने वाली हैं। तो आप अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन डाल सकते हो कि भाई प्राइमरली आप क्या करते हो। तो आप डोमेस्टिक हाउसकीपिंग कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे सेक्टर नेम आप वो अपने आप सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो। आप 1 भी डाल सकते हो, 0 भी डाल 1 भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब चीज एंटर कर सकते हो। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे कुछ भी मत डालो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बस आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सेक्शन टोटली दिया है कि इन फ्यूचर अगर आपको स्किल डेवलपमेंट करानी है तो आपके ई श्रम कार्ड में ये सारा डेटा रहने वाला है कि आपके पास ऑलरेडी कौन सी स्किल है। और अगर आप ई श्रम कार्ड में एनसीएस की वेबसाइट में अगर आप जॉब देखने जाओगे तो आपको इसके हिसाब से जॉब मिलने वाली है। अगर कोई जॉब ओपन है और आपने यहाँ पे स्किल मेंशन करी है कि मैं कपड़े अच्छे सिलता हूँ, जो भी काम अच्छा करता हूँ, तो वहां पर आपके उसमें वैकेंसी शो करने लग जाएगा। तो आप जो भी आपके अंदर स्किल है आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करोगे, आपके पास लास्ट जो पेज है वो खुलेगा, जहाँ पे आपको अपनी सारी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है। और बैंक सीडेड विद आधार, जो भी बैंक का जो भी डिटेल है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, वो आप डाल दोगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपको आपकी वैलिडेशन का पेज है, आपको सारी चीज़ वेरीफाई करनी है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही गाइस आप उसे सबमिट करोगे तो आपके पास आपका जो यूएएन कार्ड है वो बन के आ जाएगा। आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका यूएएन कार्ड बन चुका है। आप इस यूएएन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एडिशनली गाइस एक और स्टेप मैं बताऊंगा कि जैसे आपने जो स्किल और ऑक्यूपेशन भरा था, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके फ़ोन में एक एनसीएस का यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। और जो भी हमने फोर्थ जो स्टेप में हमने भरा था, हमारी स्किल सेट, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो नेशनल करियर सर्विस के डेटाबेस में चला गया है। और उससे रिलेटेड अगर हमें अपना स्किल डेवलपमेंट करना हो या कोई भी जॉब ढूंढनी हो अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट पोस्ट करती है, तो वो हमें इस एनसीएस की वेबसाइट में मिल जाने वाली है। तो हमें वो लॉगिन जो यूजर नेम हमारी मैसेज में आएगा, एसएमएस में आएगा, वो हमें यहाँ पे यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन इन कर लेना। और गाइस आप इसे इंडिविजुअली एनसीएस की वेबसाइट पे इंडिविजुअली साइन अप कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस आप यूजर नेम अपना डाल दोगे और जो भी पासवर्ड आया है वो डाल दोगे और कैप्चा डालने के बाद एक बार साइन इन कर दोगे। साइन इन करने के बाद गाइस आपको एक बार वैलिडेशन, ओटीपी वैलिडेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो साइन इन करने के बाद जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड आया है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको डाल देना है और उसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही वेरीफाई में आप क्लिक करोगे, आप उसके जो भी पोर्टल है, जो भी एनसीएस का पोर्टल है, उसमें आप देख सकते हो जॉब फॉर हेल्थ केयर, कोई भी जॉब आप ये सरकारी जैसे नौकरी वेबसाइट है वैसे ही ये सरकारी वेबसाइट। तो गाइस आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप ई श्रम कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके ऊपर आप जो एनसीएस का पोर्टल है आप उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड थिंग्स और जॉब रिलेटेड थिंग आप वहां पर हमेशा सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपकी जो भी नई जॉब आई है उसको आप वहां पर देख सकते हो। गाइस आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करी है। तो गाइस अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गाइस धन्यवाद।